हेलो दोस्तों। आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि आज तो हम घड़ी देख के समय का पता लगा लेते हैं, पर पहले के लोग किस प्रकार से समय का पता लगाते होंगे। दोस्तों, आज तो आप फटाक से गूगल मैप का यूज करते ही फटाफट रास्ता देख लेते हैं, पर पहले के लोग किस प्रकार से अपना रास्ता ढूंढा करते होंगे। तो दोस्तों, आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज की क्लास में। तो मेरा नाम है आदर्श वोडाना। अड्डा 24/7 जियोवर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, ग्रीक और रोमन जियोग्राफर्स के बारे में, कि इन्होंने आए थे और क्या क्या काम करे। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं कि ये जो ग्रीक और रोमन जो थे, इससे पहले हमको समझना पड़ेगा जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी एक जो समाज है, जो हमारा कल्चर है और हमारा जो नेचर है, इस दोनों का जो मिक्सअप रूप है, इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, भूगोल में दो आप पढ़ते होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तब हमारी बनेगी पूरी ज्योग्राफी। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं ज्योग्राफी में क्या क्या नया है। देखिए, सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा होमर के बारे में हम समझेंगे। तो होमर ने क्या क्या काम करे थे। तो दोस्तों, होमर यहाँ पे 900 BC में आया था। आपका होमर जो आया वो 900 BC में आया। ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये है होमर। आप इनको दाढ़ी वाले बाबा ना समझे दोस्तों, ये दाढ़ी वाले बाबा नहीं, ये होमर है जो 900 BC में आए थे और बहुत पुराने भूगोलवेता, बहुत पुराने जियोग्राफर है हमारे, और ये अंधे थे। दूसरी बात ध्यान रखना, ये अंधे हैं, इनकी हर एक जो लाइन बता रहा हूँ वहां से क्वेश्चन बनाए, यूजीसी नेट के एग्जाम में हो या असिस्टेंट प्रोफेसर में हो। पहली बात तो ये अंधे कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। इयोनिया के रहने वाले थे, यूनान में पड़ता था इयोनिया, ठीक है, और ये वहां के रहने वाले थे। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि इन्होंने दो किताबें लिखी थी, इलियड और ओडेसी नाम की। ठीक है, इलियड और ओडेसी में इन्होंने कुछ कहानियां बताई थी, क्योंकि ये जहाँ राजा के यहाँ काम करते थे, दरबार में जा लिखा करते थे किताबें, वहां पे ये कल्पनाओं पे काम करते थे। तो ये कल्पनाएं जैसे चांद सितारों की बातें हो गई या फिर सूरज चंद्रमा की बातें हो गई, तो जो भी कहानियां सुनते थे उनको अपनी किताबों में लिखा करते थे। इसलिए इनकी किताबें जो है वो सारी बातें काल्पनिक कही गई है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने चार हवाओं के बारे में बोला है कि इन्होंने सुना होगा कि अपने चार डायरेक्शन होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इन्होंने चार अलग अलग हवाओं के बारे में बता दिया है। अब हम समझते हैं इसको फोटो के थ्रू, चित्र के थ्रू समझते हैं हमने इन्होंने क्या बातें बताई। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे है कि इन्होंने कहा कि यहाँ बहुत बड़ा महासागर है, पूरी पृथ्वी पे बहुत बड़ा महासागर है, और महासागरों से ही सूरज निकलता है और महासागरों में जाके ही अस्त हो जाता है। इनको ये नहीं पता कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में जाता है, इनको ये नहीं पता। इनको पता है कि सूरज महासागरों से निकलता है, महासागरों में जाके अस्त हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताया जो पृथ्वी है, ये जो आपकी जो पृथ्वी दिख रही है ना आपको, ये जो दिख रही है आपको अर्थ, ये अर्थ का शेप कैसा है, ये अर्थ है आपकी प्लेट जैसी, चपटी तस्तरी जैसी प्लेट, पूरी ऐसी बताई है। जबकि पृथ्वी ऐसी है क्या, पृथ्वी तो कैसी है, जियोइड शेप की है, पर इन्होंने कैसे बताई, पृथ्वी को चपटी बताई। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर पृथ्वी चपटी है तो आसमान भी सेम वैसा ही है, आसमान भी चपटा है पूरा। अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आसमान हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आसमान हो गया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि आसमान टिका किस पे, ये खंभों पे टिका हुआ है, ये जो खंभे है ना उसके ऊपर टिका हुआ है आसमान, तो ये खंभे हैं। ठीक है, और इस खंभों को क्या नाम दिया, खंभों को नाम दिया एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन आपको सभी को बताना है कि एटलस माउंटेन कहाँ पे है। ठीक है, तो एटलस माउंटेन कहाँ है ये कमेंट कीजिए फटाफट। ये एटलस माउंटेन है और ये खंभे जो है ये एटलस माउंटेन है। क्या बताया इन्होंने, ये जो खंभे हैं ये क्या है, एटलस माउंटेन बताए हुए हैं। तो आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है। मैं आपको विजुअलाइजेशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी के थ्रू वो चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि थॉट्स में आपको ज़्यादातर चीज़ें याद करना पड़ेगी, और आपको ईजी बनाने के लिए मैं चाहता हूँ आप फोटो के थ्रू याद करेंगे तो आपको हमेशा वो याद रहेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये बात बता दी इन्होंने। दूसरी बात क्या, इन्होंने चार डायरेक्शन से अलग अलग हवाओं के बारे में बताया। तो आज ये हवाओं के बारे में समझते हैं हम कि क्या बताया। देखिए, पहले इन्होंने नॉर्थ में बताई थी बोरस नाम की हवा। क्या बताई इन्होंने, नॉर्थ में बोरस नाम की हवा के बारे में बताया है। दूसरा इन्होंने क्या बताया है, दूसरा इन्होंने बताया ईस्ट में बहती है हुरस नाम की हवा, हुरस। ठीक है, नाम दिए इनको अपन, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार डायरेक्शन है ना, तो अपन कहते हैं पूर्व से हवा आ रही है, पश्चिम से हवा आ रही है, तो इन्होंने हवाओं के नाम दिए। ठीक है, साउथ में क्या हवाएं बहती है, नोटस बहती है। साउथ में कौन सी हवा है, नोटस है। और आपके वेस्ट में कौन सी है, जेफेरस है।
ठीक है। तो चारों हवाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन कौन से नाम हैं। पेपर में यही नाम पूछता है कि बोरस कहाँ से आती है, हुरस कहाँ से आती है, नोटस कहाँ से आती है। इन हवाओं के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, हवाएं किस तरीके की है, क्योंकि पेपर में जो है हवाओं की कंडीशंस भी पूछता है। जैसे ये बोरस है, ये बोरस कैसी है, ठंडी है। ये बोरस कैसी है, ठंडी है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ पोल से सारी ठंडी हवाएं आती है, इसलिए ये क्या हो गया, ऊपर से सारी ठंडी हवाएं आती तो ठंडी है। ठीक है। नीचे से, कहां से, नीचे क्या इक्वेटर है, तो नीचे से कैसी आती है, गर्म हवाएं आती है। तो नीचे वाली कैसी हो गई, उष्ण हो गई, वार्म हो गई, गर्म हो गई। ठीक है। आगे से कौन सी आती है, आगे से आपको पता है मॉनसूनल विंड आती है ना, मॉनसूनल विंड आती है। तो वो कैसी बताई इन्होंने, शांत हवाएं बताई इनको, है ना, शांत प्रकार की बोला है। वो पश्चिम से कैसी आती है, पश्चिम से आती है हमारी तूफानी हवाएं, जिसे लू वू चलती है आपके गर्मी में, है ना, वेस्टर्लीज चलती है, गर्मी में लू चलती है तेजी से, तो तूफानी हवाओं के नाम बताया इन्होंने। इस प्रकार से 4 हवाओं के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है। यह आपको ध्यान रखना है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो बना लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा। ठीक है। इसके बाद में आपको इतनी बातें पता चल गई होमर के बारे में, होमर ने क्या क्या करा क्या नहीं। अब ये आपके की पॉइंट्स है जो आपको होमर के बारे में ध्यान रखने हैं। पहली बात मैंने बताया, होमर कैसा है, अंधा व्यक्ति है, अंधा कवि है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, साहित्यिक परंपरा का पिता इसे कहते हैं, फादर ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशंस, मतलब साहित्यिक परंपरा, किताबें लिखने का बहुत शौक था, तो साहित्यिक परंपरा के पिता हैं ये। दूसरा, इलियड और ओडेसी नाम की इन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है। तो ये बात जो मैंने बताई आपको, ये तो बताई इन्होंने इलियड नाम की किताब के अंदर। और ओडिनियस में क्या बताया इन्होंने, ओडिनियस में बताया कि ओडिनियस नाम का एक व्यक्ति था जो क्या कर रहा था, वो पश्चिम में यूरोप से, पश्चिम में एशिया से यूरोप की तरफ आ रहा था, और एशिया से यूरोप आ रहा था तो बहुत बड़े, वो क्या हो गया कि बहुत बड़े तूफान में फंस गया था। तो इस कारण की पूरी कहानी उन्होंने लिखी थी, और 20 साल बाद वो अपने घर आ रहा था वापस से। तो ये सब बातें उन्होंने अपनी ओडिनियस नाम के महाकाव्य में बताया। ठीक है। इयोनिया का निवासी था, ये बात मैंने आपको बता दी कि इयोनिया के निवासी थे ये। ठीक है। इयोनिया कहाँ पड़ता था, यूनान में पड़ता था। ठीक है। इसके बाद 4 हवाओं के बारे में बताया है। 4 हवाओं मैंने बता दी पीछे आपको, बोरस, हुरस, नोटस, जेफेरस। ठीक है। प्लेट को कैसे माना है, तश्तरी नुमा बताया इन्होंने, प्लेट का शेप तश्तरी नुमा बताया है। और यूरोप और एशिया के बारे में इन्होंने वर्णन करा अपने किताबों में। ठीक है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। जो जो की पॉइंट पूछे ये सभी क्या हुए, ये सभी जो पूछे हैं वो किसी में पूछे हैं, ये सब पूछे हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों। ये सब यूजीसी नेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं। अदर जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा होमर का। होमर में इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, और होमर में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे कौन है, इसके बाद आए थे थेल्स। 200 साल बाद, यहाँ 700 BC में कौन आए थे हमारे पास में, ये देख लीजिए, ये है हमारे थेल्स। ठीक है। थेल्स क्या थे, फाउंडर ऑफ आयोनियस फिलोसॉफी, ध्यान रखिएगा, आयोनियस दर्शन शास्त्र के पिता कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, आयोनियस नाम का एक स्कूल खोला था इन्होंने मिलेटस में। ये कहाँ के रहने वाले थे, मिलेटस के रहने वाले थे, और मिलेटस के अंदर इन्होंने आयोनियस नाम का एक स्कूल खोला, वहां पे ये आयोनियस फिलोसॉफी पढ़ाते थे। ठीक है। और मैथमेटिकल जियोग्राफी के भी क्या कहे जाते हैं, ये फादर कहे जाते हैं। अब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन्हीं के स्टूडेंट आएंगे पीछे, वो भी है फादर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी है। ठीक है। पर अपन समझेंगे वो क्यों है और ये क्यों है, और किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो अपन पहले इनको समझते हैं, उसके बाद उनको समझते हैं। इसके बाद में अर्थ का शेप इन्होंने कैसे बताया था, डिस्क के फ्लोटिंग, तैरती हुई डिस्क के बारे में बताया है, तैरती हुई डिस्क के बारे में बताया है। याद रखना, यहाँ पे तैरती हुई एक डिस्क है, चपटी सी जो होती है डिस्क, जैसे सीडी प्लेयर होगा आपके, नहीं होता सीडी प्लेयर, आप लगाते होंगे डीवीडी के अंदर, पहले चलती थी डीवीडी में सीडी डालते थे, वो कैसी थी, पतली सी डिस्क थी। प्लेट देखिए, प्लेट ऐसी इन्होंने तैरती हुई प्लेट के जैसी बात करी है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पेपर में बनता है कि किस प्रकार के बारे में, शेप के बारे में बताया है। ठीक है। और ये 2 बातें आयोनियस और मैथमेटिकल। ठीक है। इसके बारे में आपको बात जानना है। इसके बाद इन्होंने क्या करा, इनके स्टूडेंट आते हैं एनाक्सीमेंडर। अब ये क्या कर रहे थे, इन्होंने वर्ल्ड का मैप बनाने की कोशिश करी, पर कोशिश में सफल नहीं हो पाए। तो इन्होंने क्या, स्टूडेंट आए एनाक्सीमेंडर। एनाक्सीमेंडर कहाँ का है, ये भी मिलेटस का है, क्योंकि जहां से गुरु है वहीं का तो स्टूडेंट होगा। तो उन्होंने वो सारी जो अपनी जो कला थी वो इसको सुपुर्द कर दी, इसको दे दी कि भाई तू इस पे काम कर और वर्ल्ड का मैप बनाने का कोशिश कर। तो ये एनाक्सीमेंडर है,
इन्होंने क्या करा, इन्होंने नोमोन का यूज करा। नोमोन क्या था, नोमोन एक ऐसा यंत्र है जिससे हम क्या करते हैं कि डायरेक्शन का पता लगाते थे। उसमें क्या ऐसा ऐसे करके आपको मिलेगा, इस प्रकार से कुछ एक शेप का, इस प्रकार की शेप का मिलेगा। अब यहाँ पे क्या सूरज की रोशनी पड़ती थी, तो जब सूरज की रोशनी पड़ती थी ना, तो इसकी छाया जो जहां जहां पड़ती थी ना, इसकी छाया, उससे अपन पता चलाते थे कि समय क्या हो रहा है। अभी समय का, साल का, सबका पता लगाया जा सकता था नोमोन की मदद से। तो जो नोमोन है इसको दिया किसने, थेल्स ने दिया। थेल्स ने दिया एनाक्सीमेंडर को, और एनाक्सीमेंडर ने इसका यूज करके क्या बनाया, वर्ल्ड का मैप बनाया, विश्व का प्रथम इसने ज्ञात मानचित्र बनाया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला ज्ञात मानचित्र बताने वाला कौन था, वो था ये। इससे पहले मैप किसने बनाया था, तो ये सुमेरियंस जो थे, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, वहां पे सुमेरियंस ने क्या करा था, आपके ऐसे मिट्टी पे नगर का मानचित्र बनाया था। पर उन्होंने अपनी ऐसे बेसिकली मैप बनाया, इसने ज्ञात मानचित्र बनाया क्योंकि इसको जानकारी थी ऑलरेडी, तो इसने ज्ञात मानचित्र बनाया था हमारे एनाक्सीमेंडर ने। तो ध्यान रखिएगा, थेल्स के बारे में बता दिया था मैंने, आयोनियस दर्शन शास्त्र के पिता, मैथमेटिकल जियोग्राफर है, पृथ्वी का मैप बना। इसके बाद आते हैं पृथ्वी का मैप बनाने का इन्होंने प्रयास करा था, पृथ्वी को तैरती हुई डिस्क माना था, उनका शिष्य था एनाक्सीमेंडर। अब अपन जान रहे हैं एनाक्सीमेंडर के बारे में। तो एनाक्सीमेंडर क्या काम करके गया, एनाक्सीमेंडर ने विश्व का प्रथम मानचित्र बना दिया, ठीक है। और इसे भी फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने अधूरे काम को पूरा करा है, तो इसको भी फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी या फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। अब ये क्यों है, फादर और फाउंडर में क्या डिफरेंस है। देखो, फादर का मतलब तो पिता जो जन्म देता है बच्चे को, और फाउंडर मतलब होता है जनक, जो बच्चों को संभालता है, पूरी परवरिश करता है, वो जनक हो गया। अब इसने क्या कहा, एग्जाम में क्या होता है, आपका नेट का एग्जाम है और एक तरफ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। अब नेट के एग्जाम में क्या कहता है कि वो एनाक्सीमेंडर को फादर मानता है, पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर में देखेंगे तो आपको थेल्स आपको फादर मानेगा। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो ऑप्शन में दिखेगा, थेल्स मिले तो थेल्स को लगाना है और एनाक्सीमेंडर मिले तो एनाक्सीमेंडर को लगाना है। पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शंस के हिसाब से चलना है आपको, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में भूकंप के बारे में बताया था इन्होंने कि भूकंप जब आता है तो पृथ्वी की पपड़ी में दरारें पड़ जाती है, और दरारों के बारे में इन्होंने वर्णन करा है अपनी किताबों के अंदर। तो ध्यान रखना है आपने को इतनी बातें। इसके बाद आते हैं हेकेटियस। हेकेटियस कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ध्यान से देखिएगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी हमारे हेकेटियस कहलाते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी हमारे हिकेटियस कहलाते हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, अर्थ पे बहुत सारी बातों को इन्होंने बताया है, इसलिए इनको फादर माना है। मेनली एक कारण है इसका, इनकी किताब थी जस्ट पीरियड्स। क्या नाम थी इन किताब का नाम, जस्ट पीरियड्स। या फिर अपन ये देखो, ये दिख रही है आपकी इसकी किताब का नाम जस्ट पीरियड्स। ध्यान रखिएगा, इस जस्ट पीरियड्स के अंदर इन्होंने ज्योग्राफी के दो पार्ट करे। इन्होंने क्या भरा, ज्योग्राफी के दो पार्ट्स करे। एक को बताया इन्होंने यूरोप, और एक में बताया एशिया लीबिया के बारे में। एशिया लीबिया मतलब लीबिया किसको बोला है, अफ्रीका को बोला है। तो एशिया लीबिया और एक तरफ यूरोप के बारे में बताया, और उनकी पूरी डिटेल इन्होंने बताई अपनी किताबों के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एक बात, तो इनकी कैस्पियन सागर से होकर एक रेखा दुनिया को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ठीक है, ये बात इन्होंने बताई है। इसके बाद में समझेंगे आगे क्या काम करा इन्होंने। आगे इन्होंने बताया है, इसके बाद आए थे हेरोडोटस। इसके बाद कौन आए, हेरोडोटस आए। हेरोडोटस कौन है, फादर ऑफ हिस्टोरियन ज्योग्राफर, ठीक है, फादर ऑफ इतिहास के पिता। इतिहास के पिता किसे कहा गया है, हेरोडोटस को बोला गया है। अब इन्होंने एक बात बोली थी कि हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी का कोई मतलब नहीं है, और ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हिस्ट्री पूरी डिपेंड है ज्योग्राफी पे, और ज्योग्राफी पूरी डिपेंड है हिस्ट्री पे। इनडायरेक्टली आप हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी को नहीं पढ़ सकते, और ज्योग्राफी के बिना आप इतिहास को नहीं समझ सकते। ये बात इन्होंने बताई क्योंकि ये फादर ऑफ हिस्टोरियन ज्योग्राफर है। अब इन्होंने अपनी किताब लिखी थी हिस्टोरिका। क्या नाम लिखी थी इन्होंने, अपनी बुक का नाम क्या नाम दिया था, हिस्टोरिका नाम दिया था, या हिस्टोग्राफिया नाम से भी जानी जाती है वो किताब। इस किताब में इन्होंने किताब में 3 पार्ट बताए। पहला एशिया, दूसरा यूरोप, और तीसरा लीबिया। एशिया, यूरोप और लीबिया 3 भागों में बांटा, और यहाँ लीबिया कौन है, अफ्रीका है। देखिए, विश्व को 3 महाद्वीपों में बांटा था इन्होंने, एशिया, यूरोप और लीबिया। तो ये पूछता है पेपर में कि भूगोल के 2 पार्ट किसने करे और भूगोल के 3 पार्ट किसने बताए। तो भूगोल के 2 पार्ट बताए थे अपने हिकेटियस ने, जिसने यूरोप और एशिया लीबिया के बारे में बताया, और हेरोडोटस ने क्या करा, हेरोडोटस ने 3 पार्ट बताए, एशिया,
यूरोप और लीबिया, इसने 3 हिस्से कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, इसने 3 हिस्से कर दिए। एक में बताया इन्होंने एशिया के बारे में, एक में बताया इन्होंने यूरोप के बारे में, और एक में बताया लीबिया के बारे में। ये 3 हिस्से इन्होंने बताया अपने किताबों के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हर एक प्रश्न बना हुआ है। इसके बाद आते हैं इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज क्यों कहलाते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी इसे भी कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे फादर ऑफ ज्योग्राफी तो हिकेटियस को भी बोलते हैं, अब इसे भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की परिधि का, पृथ्वी की जो परिधि होती है, पृथ्वी की जो परिधि होती है हमारी, ये पृथ्वी है पूरी, ये पृथ्वी की जो परिधि है दिख रही है आपको, बीच में से जा रही है, इसके बारे में इसको मेजरमेंट करा था इन्होंने, इसको मापा था, और इस मापने के बाद इन्होंने लगभग उसका मेजरमेंट, आज का जो मेजरमेंट है उससे लगभग सही करा था। ठीक है, तो इन्होंने बताया था इसके बारे में। इन्होंने अपने पृथ्वी की परिधि को 25,000 माइल्स बताया, 2,50,000 किलोमीटर के आसपास इन्होंने बताया था। तो इसलिए ये फादर ऑफ क्या कहलाते हैं? ज्योग्राफी कहलाते हैं। इन्हें भी बोल सकते हैं। अब चक्कर ये है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी प्रश्न आता है तो आपको किसको मानना है? देखिए, अगर नेट का पेपर आए तो आपको इरेस्टोस्थनीज को मानना है फादर ऑफ ज्योग्राफी, पर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पूछता है तो वहां हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है। तो आपको दोनों के बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने क्या करा? ज्योग्राफिया नाम की किताब लिखी थी। इस पूरी बातों में, पूरी जो सारी बातें वो ज्योग्राफिया नाम की किताब में लिखी थी, और ज्योग्राफिया के अंदर इन्होंने भूगोल शब्द का यूज करा था, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। भूगोल शब्द, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले यूज करने वाला कौन है? हमारा इरेस्टोस्थनीज है दोस्तों, याद रखिएगा इरेस्टोस्थनीज है, इसलिए अपने को इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानना है। ठीक है, इन्होंने कैसे मेजरमेंट करा था ये सब आपके बारे में, पर आपको इतना समझना नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने 25,000 माइल्स या 2,50,000 स्टेडिया बताया है। ठीक है, 2,50,000 किलोमीटर के आसपास इन्होंने बताया है अपनी किताब में, 2,50,000 किलोमीटर। ठीक है, इतना इन्होंने बताया है। इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास में आते हैं इरेस्टोस्थनीज के बाद आए थे हमारे पास में रोमन फिलोसोफर। अब इसमें कुछ और ज्योग्राफर आते हैं बीच में, जैसे आता है हमारे पास में हिप्पार्कस, हिप्पोक्रेटस, पोसिडोनियस, ये कुछ और फिलोसोफर आते हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं इनके बारे में छोटी छोटी बातें पूछ लेता है। ठीक है, इनके बारे में छोटी छोटी बातें पूछ लेता है, तो हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या बातें हैं। इसके बाद आप समझेंगे, अगर पोसिडोनियस के बाद ये समझते हैं, इसके बाद हम समझते हैं पोसिडोनियस के बारे में, इसके बाद हम समझते हैं पोसिडोनियस के बारे में। पोसिडोनियस के बारे में समझेंगे तो कौन है ये है हमारे फादर ऑफ ओशियनोग्राफी, फादर ऑफ ओशियनोग्राफी, फादर ऑफ ओशियनोग्राफी कौन कहलाते हैं? हमारे पोसिडोनियस। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कौन है? हिप्पोक्रेटस। यहाँ पे कौन है? हिप्पोक्रेटस। ठीक है, यहाँ पे कौन है? हिप्पोक्रेटस। इनको क्या कहते हैं हम? इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजिस्ट, फादर ऑफ क्या कहलाते हैं ये? फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम समझते हैं आगे कौन है। आगे हमारे पास आते हैं रोमन फिलोसोफर आते हैं। रोमन के अंदर आपको दो पढ़ने सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेबो और टोल्मी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? स्ट्रेबो और टोल्मी के बारे में। स्ट्रेबो ने एक किताब लिखी थी ज्योग्राफी का, क्या लिखी थी? ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का यहाँ कितने पार्ट में? 17 खंडों में है दोस्तों। ज्योग्राफी का यहाँ पे कितने पार्ट में है दोस्तों? ज्योग्राफी का यहाँ पे आपके है वो 17 खंडों के अंदर आती है। तो आपको ध्यान रखना है 17 खंडों का, इसको विश्व कोश के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें इन्होंने प्राकृतिक सीमाओं का यूज करा है, नेचुरल बाउंड्री का यूज करा है। ध्यान रखिएगा, नेचुरल बाउंड्री का यूज करने वाले पहला व्यक्ति कौन है? स्ट्रेबो कहे जाते हैं। और एक और ध्यान रखना, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी इन्हें कहते हैं। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जब अपनी यात्रा शुरू करी, जब ये अलग अलग जगह पर यात्रा करने गए, तब इन्होंने अलग अलग जगह पे जब गए उसको रीजन वर्ड का यूज करा। अपनी किताब में इन्होंने रीजन वर्ड का यूज करा, क्षेत्र के बारे में बताया, इसलिए इनको कहते हैं क्षेत्रीय भूगोल का पिता।
दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं टोल्मी। तो टोल्मी ने मानचित्र बनाने कला में निपुणता हासिल थी। तो इन्होंने क्या करा, पहली बार मानचित्र प्रक्षेपण में सुधार किया और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इन्होंने यूज करा। इन्होंने क्या करा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का यूज करा अपने किताबों के अंदर। ठीक है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी का नक्शा इन्होंने बनाया। इन्होंने क्या बनाया, बंगाल की खाड़ी का नक्शा बनाया। टेरा इनकॉग्निटा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बोला। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या करा, बंगाल की खाड़ी, जब अपन जो बोलते हैं कि जो अपना बंगाल की खाड़ी है उसको इन्होंने क्या बोला था, जनरली नाम दिया था गंगा की खाड़ी के बारे में। इन्होंने बंगाल की खाड़ी को नाम दिया गंगा की खाड़ी। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इनकॉग्निटा क्यों बोला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तक इनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया है, पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी नहीं थी, वो कहाँ है, लोकेशन नहीं पता था। तो इन्होंने उसको बोला इनकॉग्निटा, मतलब इनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए इनकॉग्निटा का यूज करा इन्होंने। देखिए रोमन के बारे में क्या होता है, रोमन के बाद में आता है डार्क एज। इसके बारे में हम अगली कक्षा में हम जानेंगे दोस्तों क्लास 2 में कि किस प्रकार से डार्क एज के बारे में शुरुआत होती है और डार्क एज को अच्छे से समझेंगे। और अधिकतर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वंदे मातरम।